Good morning, students. Welcome back to the class. Students, today we are going to have our fifth lecture on the topic atoms and nuclei. So, children, last time we have derived the formulas for the kinetic energy, the potential energy, and the total energy of the electrons in the Bohr's atomic model. So, today we are going to discuss the hydrogen spectrum, but before doing that, I would like to take up a little recap of what we have done earlier. So be careful. Look, we have derived the formula for total energy of the electron in Bohr's atom as E is equal to, क्या फॉर्मूला हमने डिराइव किया था? E is equal to -13.6 n square into Z. For हाइड्रोजन क्या था ये? दिस इज En इक्वल टू -13.6 n स्क्वेयर, बिकॉज Z जो था वो 1 के बराबर होता है फॉर हाइड्रोजन. ठीक है, तो बच्चों अभी ध्यान से देखना कि क्या होता है. ये सपोज आपके पास, क्योंकि मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाना है. स्पेक्ट्रम पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं. हम लोगों ने सिर्फ इसमें एमिशन स्पेक्ट्रम करना है. एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एवरी सब्सटेंस व्हेन गेट्स हीटेड इट एमिट्स आउट सर्टेन रेडिएशंस. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो होता है जब हम उसको हीट करते हैं तो वो कुछ रेडिएशंस एमिट आउट करता है. तो जनरली जो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैं उनका अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्पेक्ट्रोमीटर, तो वो जो एमिशन स्पेक्ट्रम हम सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का हमारे पास आता है, इट इज कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि हमारे पास सपोज अगर जैसे हमारे पास विबग्योर है, ठीक है, तो जब हम विबग्योर मीन्स ऑल द 7 कलर्स, तो अगर हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं और फिर उसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं और उन रेडिएशंस को हम स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से किसी स्क्रीन के ऊपर जब ऑब्टेन करते हैं तो हमें वहां पर वो सातों के सातों कलर प्रेजेंट दिखाई देते हैं. तो इसका मतलब है दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम. बट इन केस ऑफ गैसेस ऐसा नहीं होता है. गैसेस के केस में अगर हम किसी गैस को हीट करते हैं और उसका एमिशन स्पेक्ट्रम जब हमने स्टडी किया, बोहर ने भी स्टडी किया, उससे पहले रदरफोर्ड ने भी स्टडी किया था, तो ऐसा पाया गया कि जो गैसेस के स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूअस. उसमें सारे के जैसे 7 कलर्स है विबग्योर, सातों के सातों कलर्स वहां पर आपको अवेलेबल नहीं होंगे. कुछ वेवलेंथ्स होंगी और कुछ वेवलेंथ्स मिसिंग होंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर वॉयलेट है, इंडिगो है, तो हो सकता है आप वायलेट, इंडिगो, ब्लू है तो ग्रीन बीच में मिसिंग है. फिर उसके बाद ऑरेंज है, रेड मिसिंग है. इस तरीके से कुछ वेवलेंथ्स प्रेजेंट होती हैं और कुछ वेवलेंथ्स प्रेजेंट नहीं होती. ऐसी अगर हमारे पास स्पेक्ट्रम आए तो उसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं. और ऐसा क्यों होता है ये मैं ऑलरेडी बोहर्स मॉडल जब डिस्कस किया था तब आपको बता चुकी थी. बोहर ने इसी के यही अपना कॉन्क्रीट मानकर इसी फैक्ट के ऊपर तो उन्होंने अपना मॉडल जो है वो डिस्क्राइब किया था, क्योंकि रदरफोर्ड वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द डिस्क्रीट लाइंस ऑब्टेन्ड इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो बोहर ने इसको एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ही एक्सप्लेन कर पाए थे वो, बाकी एटम्स को जिसमें बहुत सारे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. तो बोहर ने उसका रीजन दे दिया था. वो आपने अगर पढ़ना है तो आप बोहर्स वाला टॉपिक जो है वो पढ़िएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि वाई जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं आता है. उसका जो
एमिशन स्पेक्ट्रम है उसमें सारी स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों नहीं होती, सारी वेवलेंथ्स प्रेजेंट क्यों नहीं होती है, सिर्फ डिस्क्रीट कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स ही प्रेजेंट होती हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि सपोज मेरे पास यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है, क्योंकि ये रेडिएशंस जो आती हैं वो किस वजह से आती हैं, और ये मेरे पास एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है सपोज, ये सेकंड, और ये सपोज मैंने बनाया आपका थर्ड एनर्जी लेवल, एंड सपोज इट इज nth एनर्जी लेवल, ठीक है। तो आपको पता है इट इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, इट इज सेकेंड एनर्जी लेवल, सपोज इट इज थर्ड एनर्जी लेवल, एंड इट इज फोर्थ एनर्जी लेवल। मैंने लास्ट टाइम जब एनर्जी ये वाले फॉर्मूला डिराइव करवाया था तो यहाँ पर n की वैल्यूज डाली थी, एंड आई गॉट द वैल्यूज ऑफ द एनर्जीज एसोसिएटेड विद दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। तो वो क्या थी, E1 के साथ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, E2 के साथ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके साथ -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E4 जो थी वो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी। और मैं अगर अब लास्ट, ठीक है, बनाती हूं, सपोज दिस इज योर E इंफिनिटी, ठीक है, ये इन्फिनिटिथ एनर्जी लेवल है। तो अगर मैंने इस फॉर्मूले में अगर आप इंफिनिटी पुट करोगे, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इन्फिनिटिथ एनर्जी लेवल, दैट विल बी 0, ठीक है। उस दिन भी मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिया था और बताया था। अब आप इसमें एक चीज ध्यान से देखिएगा, एज द यहां से देखिए E1, E2, E3, E4 एंड अप टू इंफिनिटी, एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, नेगेटिव से 0 की तरफ जा रही है। नेगेटिव से कहां की तरफ जा रही है, ये देखो, ये आ गया मेरा यहां, नेगेटिव से ये किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ। इसका मतलब है द एनर्जी इज इंक्रीजिंग। यहां -13.6 है, यहां -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब है इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा, लेकिन है तो नेगेटिव। इट मीन्स कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, मैं यहां लिख रही हूं, as we move away from the nucleus, the energy of the orbits increases, ठीक है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स इंक्रीजेस। इसका मतलब है कि एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, वी मूव टूवर्ड्स हायर एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो अब आपका जैसे जैसे आप ये ऊपर जाते जाओगे, ये आपके एनर्जी लेवल्स क्या होते जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल्स। एक चीज क्लियर हो गई आपको कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे हमारे एनर्जी लेवल्स जो है वो बढ़ जाते हैं। सो इफ इट इज अ ग्राउंड स्टेट, दिस इज, या अगर मैं इसको ग्राउंड स्टेट बोलूंगी, अभी मैं ग्राउंड और एक्साइटेड का आपको कॉन्सेप्ट नहीं दे रही, मैं नेक्स्ट इसके बाद दूंगी। अभी आप सिर्फ ये समझो कि अगर ये हमारा लोअर एनर्जी है तो ये हायर, ये इससे हायर, ये इससे हायर, ये आगे हायर हायर हायर, मीन्स वी आर मूविंग, एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्या हो रहा है, एनर्जी ऑफ द लेवल्स इंक्रीजेस, ठीक है। ये एक चीज आ गई। दूसरी चीज देखो, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहां पर दो चीजें, दो कॉन्सेप्ट इकट्ठे चलते हैं, और वो होता है आपका, द नेक्स्ट वन इज बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली, अब आप देखो ये वाला लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल में इसकी एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब सुनो, क्योंकि
-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, यानी न्यूक्लियस ने इसको टाइटली बाउंड करके रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाई है, जिसकी वजह से कितनी एनर्जी इसके पास है, -13.6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इतनी एनर्जी के साथ ये न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है। अगर हम इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी इसको सप्लाई करेंगे तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। जब इसकी एनर्जी 0 हो गई मींस ये इलेक्ट्रॉन अब इस ऑर्बिट से फ्री हो गया। ऐसे इस फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना है तो उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि न्यूक्लियस ने उसको टाइटली बाउंड करके रखा है, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, और जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे अगर मैं इस ऑर्बिट में +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में ऑर्बिट कर रहा है, मैं उस इलेक्ट्रॉन को +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दूंगी, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस ऑर्बिट से फ्री हो जाएगा। और कहाँ चला जाएगा, ऑब्वियसली उस ऑर्बिट में जाएगा जहां पर उसकी एनर्जी 0 है। और वो कौन सा ऑर्बिट है, वो है इन्फिनिटिथ एनर्जी लेवल है। तो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी नाउ, बाइंडिंग एनर्जी, इट इज द एनर्जी supplied to the electron to make its energy equal to 0। ठीक है, उसकी एनर्जी कितनी बनानी है, 0, so that it can make a transition from a particular energy level to the infinite energy level। यानी कि अगर इसकी -13.6 है तो इसको अगर आप +13.6 एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस लेवल में 0 हो जाएगी। मतलब इस लेवल में तो 0 नहीं हो सकती, मतलब आपको इस लेवल में तो इसकी एनर्जी इतनी ही है। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब -13.6 इसकी यहां पर है, +13.6 जब आप इसको क्या करोगे, एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा था -13.6 थी, +13.6 आपने दी, तो अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई 0, हायर हो गई। अब वो कहाँ ट्रांजिशन बनाए चला जाएगा, ट्रांजिट होकर वो चला जाएगा इन्फिनिटिथ एनर्जी लेवल पर, यानी कि वो अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से आजाद हो जाएगा। तो दैट एनर्जी विच इज सप्लाइड टू मेक इट फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस अट्रैक्शन इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, it is the energy supplied to the electron to make its energy equal to 0 so that it can make a transition from a particular energy level to the infinite energy level। क्योंकि इस एनर्जी लेवल में तो एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ही है। जब आपने इतनी पॉजिटिव एनर्जी इसको दे दी, अब इसकी एनर्जी 0 हो गई, अब तो वो इस ऑर्बिट में नहीं रह सकता, तो अब वो कहाँ जाएगा, अब वो ट्रांजिशन लेकर कहाँ चला जाएगा, इट विल मेक अ ट्रांजिशन एंड मूव टू द एनर्जी लेवल वेयर the energy is equal to 0 and that is the infinite energy level। this is your binding energy। binding energy अब आप देखोगे कि जैसे जैसे आप देखो इसका आपने देखा यहाँ पर जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, यहाँ पर -13.6 एसोसिएटेड थी, तो आपको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, +13.6। यहाँ -3.4 थी तो आपको कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी, +3.4। यहाँ पे -1.51 थी तो आपको कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी, +1.15। इसका मतलब है as we move away from the nucleus the binding energy decreases। as we move away from the nucleus क्या होता है, the binding energy decreases। ठीक है,
इसीलिए आउटर मोस्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, और उनको रिमूव करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स विच आर वेरी नियर टू द न्यूक्लियस. इज इट क्लियर? आई बिलीव आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर एज फार एज. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. देखो अब क्या होता है कि सपोज आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग एटम है उसको हम लोग किसी तरीके से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं. इसको आप एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, मतलब इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन भी सप्लाई कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट भी सप्लाई कर सकते हैं. मतलब लाइट भी आप इस पे फॉल करवा सकते हो, लाइट भी इसको एनर्जी दे सकता है, या आप इसको हीट करवा सकते हैं. सपोज हम क्या करते हैं इस एटम को हीट करते हैं. जब एटम हीटअप होगा तो इलेक्ट्रॉन सपोज इस लेवल में है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की. ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो कहाँ जाएगा? एनर्जी इसके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, इसने थोड़ी एनर्जी अब एब्जॉर्ब की तो इसकी एनर्जी बढ़ गई. जब इसकी एनर्जी बढ़ गई तो ये कहाँ चला गया? ये चला गया, सपोज उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की कि वो सेकेंड एनर्जी लेवल में जाकर बैठ गया, क्योंकि सेकेंड एनर्जी लेवल जो है वो फर्स्ट से हायर लेवल पर है, उसके पास ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू दिस. अब इलेक्ट्रॉन ने, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा था, इस ऑर्बिट में बैठा था पहले, अब उसको बाय एक्सटर्नल सोर्स आप कोई एनर्जी देते हैं. सपोज वो एनर्जी इतनी है कि वो एनर्जी लेकर ये कहाँ जा सकता है? -13.6 वाले लेवल से ये चला गया आपका कहाँ पर? -3.4 वाले लेवल में. ठीक है, अब देखो आपको पता है पिछले वाले एक्सप्रेशन में भी मैंने बताया था, जब मैं हमने इलेक्ट्रॉनिक ये एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था तो वहां बताया था मैंने आपको कि जो टोटल एनर्जी हमारी निकलती है दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी की वो हाफ होती है. ठीक है, अगर ये यहां से यहां जाता है, इसकी टोटल एनर्जी बढ़ती है तो ऑब्वियसली इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी. ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो मैंने क्लास 11th में भी जिन बच्चों को पढ़ाया उनको बताया था कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज स्टेबिलिटी तब अटेन करती है जब उसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है. मतलब कोई भी चीज, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स tends to have minimum potential energy to have stability. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ये तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में ही रहना पसंद करता है, क्योंकि वहां पर वो ज्यादा स्टेबल होता है. अब इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेकर यहां गया, एनर्जी बढ़ गई, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है. यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेकर यहां गया, इसको बोलेंगे हम एक्साइटेड स्टेट. कौन सी स्टेट? एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ये एक्साइटेशन के बाद यहां गया. एक्साइटेशन मींस एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद यहां गया. जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद यहां गया तो इसकी एनर्जी जो है वो जिससे इसने ट्रांजिशन की है उसकी एनर्जी से ज्यादा है, फर्स्ट से सेकंड की एनर्जी कम है. तो जब सेकंड एनर्जी लेवल में जाएगा, ज्यादा एनर्जी होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी कम होगी. जब यहां पर ये स्टेबल नहीं रहेगा, इसका टाइम पीरियड होता है अबाउट 10⁻⁸ सेकेंड. यहां पर ये सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड तक ही इस एक्साइटेड स्टेट में ये टिक पाएगा. उसके बाद ये वापस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जंप करेगा टू द लोअर एनर्जी स्टेट जहां से ये गया था. अब जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी ये एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ये एनर्जी इसने एमिट आउट की इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन, जिसको आप कह सकते हैं. उसी तरीके से ये जो लाइन आई, ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन आ गई. उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन
को अगर आप इतनी एनर्जी देते हो कि ये इस लेवल के बजाय इस लेवल में चला जाए, वो इतनी एनर्जी उसके पास हो कि वो ट्रांजिशन कर सके फ्रॉम स्टेट N1 टू स्टेट N3, तो अब जो रेडिएशन निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द थर्ड लेवल एंड द फर्स्ट लेवल। देखो जैसे कि यहां पर एनर्जी थी, अब मैं बताती हूँ। सपोज देखो, सपोज an electron jumps from second energy level to the first energy level after getting excited. ठीक है, suppose an electron jumps from second energy level to the first energy level after getting exciting. It will emit out a radiation of energy. कितनी एनर्जी की रेडिएशन ये इमिट करेगा? एच न्यू इक्वल टू हायर वाली, हमेशा याद रखना, हायर माइनस लोअर। ठीक है, E2 माइनस E1। तो देखो सपोज इसने सेकेंड लेवल में गया था, तो सेकेंड लेवल में एनर्जी कितनी थी और फर्स्ट लेवल में कितनी थी? तो बताओ टोटल हमारी यहां पर कितनी, फिर ये रेडिएशन कितनी आई? प्लस 10 तो जो रेडिएशन इस समय निकलेगी वो कितनी एनर्जी की होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब सपोज ट्रांजिशन करता है इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी से फर्स्ट एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो हमारे पास एच न्यू कितना आएगा? E3 माइनस E1। यहां पे एनर्जी कितनी एसोसिएटेड है? -1.5 माइनस 13.6। तो अगर मैं इसको करूंगी तो कितनी एनर्जी हमारी यहां पर आएगी? 13.6 1.51। तो यहां पर आया मेरा 90 और 2.09। ठीक है, तो कितनी एनर्जी? 2.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही रीजन है कि आपके पास डिस्क्रीट लाइंस आती हैं। ठीक है, अब क्यों सिर्फ यही वाली एनर्जी वाली लाइंस आ रही हैं? यहां पर 10.2 की आ रही है ये वाली में, इसमें ट्रांजिशन में, और यहां पर आ रही है 2.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो रेडिएशन है वही हमें मिल रही है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट, यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स हैं वो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स हैं, वही एनर्जी लेवल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कर सकता है सिर्फ इन्हीं एनर्जी लेवल्स में। यहाँ बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं है। यहाँ पर अगर बीच में एनर्जी लेवल होता तो इलेक्ट्रॉन जो है वो -13.6 इसके ऊपर किसी और एनर्जी लेवल में चला जाता। अदर देन दिस देखो ये बीच में गैप है, -13.6 और -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन जाके टिक सकता है। ठीक है, जब वो टिक ही नहीं सकता तो वहां पर वो एक्साइटेशन नहीं होगी। एक्साइटेशन नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन वहां से वापस आने पर वो वाली एनर्जी की रेडिएशन नहीं देगा जो उन दो स्टेट्स के बीच में डिफरेंस होगा। तो सिर्फ वो ही रेडिएशंस आ सकती हैं जो रेडिएशंस एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ट्रांजिशन के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस वो बनाएंगी। फॉर एग्जाम्पल N2 से N1 पर ही वो आ सकती है, 3 से वो N1 पर ही आ सकती है, या 3 से वो 2 पर ही आ सकती है। तो पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशंस ही हमें एमिट आउट होती हैं। इसीलिए बोहर ने ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस उन्होंने कहा था कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है वो हमें इसलिए ऑब्टेन नहीं करता क्योंकि हर जगह एनर्जी लेवल्स मौजूद नहीं है। रदरफोर्ड ने कहा था हर जगह एनर्जी लेवल्स मौजूद है, लेकिन बोहर ने कहा था कि हर जगह एनर्जी लेवल्स मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स हर एक एनर्जी
एनर्जी लेवल में रिवॉल्व नहीं कर सकता, वो सिर्फ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स में ही रिवॉल्व करेगा, और ये है वो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स। और इनमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इतनी इतनी एनर्जी इनके साथ एसोसिएटेड होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करता है तो फिर वो कुछ ही वैल्यूज हैं जिन वैल्यूज की एनर्जी जो है वो एमिट आउट कर सकता है। दैट इज द रीजन व्हाई द स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्जर्व्ड इंस्टेड ऑफ द कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स तक ही बोहर एक्सप्लेन कर पाए थे। अब यही रीजन है कि हमारे पास, अब देखो क्या है कि हम लोग जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है अब हमने, हाइड्रोजन। ये मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ाया है ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसा क्यों होता है, कि आप बोलो कि मैम ने सीधा रिलेशन लिख दिया है, हमें स्पेक्ट्रम पढ़ाने के लिए वो सीरीज पढ़ा रही है, उसमें वो हमें रिलेशन बता दिया। ऐसा क्यों होता है वो हमें नहीं बताया गया। तो मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया है कि ऐसा स्पेक्ट्रल लाइंस ही क्यों आती हैं, पर्टिकुलर वेवलेंथ्स की लाइंस ही क्यों मिलती हैं, हमें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं मिलता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जब हाइड्रोजन गैस को गर्म किया गया बाय प्रोवाइडिंग इट, सपोज उसको वोल्टेज दी गई, ठीक है, हाई वोल्टेज पे रखा गया और उसको फील्ड एमिशन से मतलब ही फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से उसमें एक्साइटेशन लाई गई। तो ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस है, गैस के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। गैस के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। जब वो एटम्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी आप किसी भी तरीके से उसको प्रोवाइड करो, तो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन एनर्जीज को लेकर डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स में जाएंगी। जब वो डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स में जाएंगी, सपोज कि कोई जो है वो सेकेंड लेवल में जाती है, कोई थर्ड में जाती है, कोई फोर्थ में जाता है इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसे सो ऑन, वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जाता है। अब आपको पता है कि एक्साइटेड स्टेट्स में वो ज्यादा देर तक नहीं रह सकता है, तो वहां से उसको वापस आना है। जब उसको वापस आना है तो वापस आने के बहुत से पाथ्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पर ये करके बताती हूँ। ये सपोज मेरा है n = 1, ठीक है, ये n = 2, दिस इज n = 3, this is n = 4, this is n = 5, and suppose it is n = infinity, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस में बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम। तो सपोज ये जैसे हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास बहुत सारे एटम्स होते हैं, और एटम्स आफ्टर एक्साइटेशन जब वो ट्रांजिशंस करते हैं टू द ग्राउंड स्टेट, तो वो डायरेक्टली भी हो सकती है और बहुत इनडायरेक्टली भी हो सकती है। मीन्स कि वो डायरेक्टली फ्रॉम द इन्फिनिटिथ, सपोज अगर वो इन्फिनिटिथ वाले एनर्जी स्टेट में गई है तो वहां से वो डायरेक्टली भी ग्राउंड स्टेट में आ सकती है, अदरवाइज वो लोअर एनर्जी स्टेट से होती हुई भी ग्राउंड स्टेट में आ सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन दीज एक्साइटेशंस वी हैव 5 काइंड्स ऑफ सीरीज हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिलती हैं। वो कैसे होती हैं कि अगर सारी ट्रांजिशंस जो हैं वो n = 1 एनर्जी स्टेट में आ रही है, मीन्स कि हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पर फॉल कर रहा है, टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल फॉल कर रहा है, तो जो सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलेगी दैट इज द लाइमन सीरीज। सेकेंड सीरीज होती है कि जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिट करके मूव करके कहाँ पर आ रहा है, सेकेंड एनर्जी लेवल में। उसी तरीके से अगर n = 3 में जंप करता है फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट्स तो पास्टन सीरीज मिलती है। अगर n = 4 में जंप करता है तो ब्रैकेट सीरीज मिलती है। n = 5 में जंप करता है तो हमें फंड सीरीज मिलती है। तो दीज आर द सीरीज वी विल फाइंड इन केस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में
डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस के बजाय हमें सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, और उसका रीजन यही है कि बहुत सारे एटम्स होते हैं और बहुत सारे एटम्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स में जाते हैं, और जब वहां से ट्रांजिशंस होती हैं टू द ग्राउंड स्टेट, तो हर ट्रांजिशन जो है वो एक एक लाइन एक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देती है, और दैट जब वो सीरीज जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें वहां पर हमें क्लोजली स्पेस्ड स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है जिनको हमने फिर डिवाइड किया है इन डिफरेंट सीरीज. सो दीज सीरीज हैव बीन नेम्ड आफ्टर देयर इन्वेंटर्स. तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सीरीज सारी डिटेल में करेंगे, इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी निकालेंगे. तो till then, goodbye. This is all what I had for you today. Till then, goodbye. Stay home, stay safe.